कहानियां तो बहुत सुनी थी उस भटकती आत्मा के बारे में, पर आर्यन सिर्फ एक तस्वीर चाहता था। क्या पता था उसे कि वो तस्वीर ही उसकी आखिरी निशानी बनेगी। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरिशी है और आज जो मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ ये है बेगम कुदार रेलवे स्टेशन के बारे में। आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन से का सफ़र तो ज़रूर किया होगा। हर साल लाखों करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। मुझे भी ट्रेन की जर्नीज़ करने का बड़ा ही शौक़ है। खिड़की के बाहर वादियाँ देखना, धीरे धीरे बढ़ते स्टेशन अलग ही महसूस होता है। पर एक दिन जब मैं अपनी एक दोस्त से ट्रेन की जर्नीज़ के बारे में बात कर रही थी, उसके दादाजी वहाँ आए और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो आज भी सोचकर मैं कांप उठती हूँ। उन्होंने मुझे अपना नाम रिवील करने से मना किया है, तो मैं आपको उनका नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको ये रियल इंसिडेंट ज़रूर बताऊंगी। ये बात है 1967 की, जब वो 22 साल के थे और कुछ एक आध साल पहले उनका रेलवेज़ में जॉइनिंग हुआ था और वो एक टिकट कलेक्टर थे। जब वो एक बार रांची की ट्रेन में जा रहे थे, तब उन्हें वहाँ दरवाजे के पास बैठा हुआ एक लड़का मिला जिसका नाम था आर्यन। आर्यन मुंबई की एक चौल में रहने वाला लड़का था। आर्यन छोटी उम्र से ही अजीब चीज़ें देख रहा था। रात के अंधेरे में कोई डरावनी परछाई दरवाजे पर खड़ी मिलती, कभी पंखे से लटकता कोई साया। उसकी माँ कहती, पागल मत बन, ये सब मन का वहम है। लेकिन फिर जब वो 7 साल का था, तब एक दिन जो उसने देखा, उससे उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वो अपने घर से उसकी माँ के साथ कुछ सब्जी लेने निकला था और जब वो मार्केट में जा रहा था, तब उसे ऐसा लगा कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आगे देखता है कि वो परछाई अब उसके साथ चल रही है। वो घबरा गया और वहीं पर रुक गया। जब रुका तो वो परछाई गायब हो गई और उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वो बोला कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कोई है जो अपने साथ साथ चल रहा है। तो उसकी माँ ने उससे कहा, तू छोटा था तब से ये सब चीज़ें बोलता है, कुछ भी बातें करता रहता है। एक काम कर, तू सामने वाले पेड़ के नीचे जाके बैठ जा, तब तक मैं थोड़ा आगे से सब्जी लेकर आती हूँ और यहाँ से कहीं जाना मत। उसने बोला ठीक है। वो वहाँ जाकर बैठ गया और आसपास देखने लगा। उसे फिर से वो परछाई दिखाई दी और अब वो परछाई उसके पास आ रही थी। वो बहुत घबरा गया, उसके सर से पसीना टपकने लगा और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो परछाई अब उसके और नज़दीक आ चुकी थी। आर्यन ने घबरा कर बोला कि कौन हो तुम? तो उस परछाई ने कहा, मैं वो हूँ जो सिर्फ तुम्हें दिखती हूँ। सालों से भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आत्मा बोली कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, ये मेरा बसेरा है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारा। और जैसे ही उसने ये बोला, आर्यन ने ऊपर देखा। पेड़ की जो शाखाएं थी, जो टहनियाँ थी, उनसे लटक रही थी कुछ आत्माएं और उसे देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे कि वो उसे बुला रही थी। ये देखकर आर्यन इतना घबरा गया कि वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसके पास गए और उसे उठाने की कोशिश करी। इतने में उसकी माँ भी वहाँ पर आ गई और अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देखकर वो रो पड़ी। जब उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लड़का किसी से बात कर रहा है, लेकिन कोई सामने था ही नहीं और फिर बेहोश हो गया। हमें पहले लगा कि ये पागल है, अपने आप से बड़बड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद जब आर्यन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो बेहोश हो गया था। तब उसने उसकी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने तब भी उसकी बात नहीं मानी। डॉक्टर्स ने भी पूछा उससे तो उन्होंने भी यही बोला कि शायद कहानी बना रहा है या तो डिस्टर्ब्ड है। अब उसे ये चीज़ें बहुत दिखने लगती थी, कभी अपनी चौल में, कभी रोड पर, कभी स्कूल के पास, हर जगह जब भी देखता वो खुद को पागल समझता। क्यों? क्योंकि और किसी को तो ये सब नहीं दिख रहा था ना।
अब क्योंकि वो गरीब था और अब लोग उसे पागल समझने लग गए थे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर के पास ही एक छोटा होटल था, वहाँ पर वेटर का काम करता था। एक दिन उसके होटल में एक आदमी आया जिसका नाम सूरज था और उसके पास एक कोडैक का कैमरा था। तो आर्यन ने जब उसको चाय दी तब उससे पूछा कि मैं ये कैमरा उठाकर देख लूं। वो आदमी ने बोल दिया देख लो। तब आर्यन ने कहा एक दिन मैं भी ऐसा ही एक कैमरा लूँगा। तो सूरज को उसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगी और उसने उससे पूछ लिया कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, यहाँ काम क्यों कर रहे हो। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई और फिर सूरज ने आर्यन को एक ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। सूरज ने कहा कि मुझे भी दिखती हैं ये आत्माएं, तुम पागल नहीं हो, बस सबसे अलग हो। ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तुम इसे यूज़ करो। तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, जो कि मैं हूँ। उसके बाद 15 साल की उम्र में आर्यन ने सूरज को ज्वाइन कर लिया और उसने आर्यन को कहा कि मुझे एक केस सॉल्व करना है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो तुम कर सकते हो। अगर तुमने मेरी हेल्प करी ये केस सॉल्व करने में तो ये कैमरा मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ और सूरज ने अपना कोडेक का कैमरा आर्यन को दे दिया। दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशंस किया करते थे, लेकिन लोग इन्हें पागल समझते थे। एक दिन सूरज ने आर्यन को बोला कि मैंने बेगम कुदार रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है, अभी अभी वहाँ पर कुछ घटना हुई है, चलो हम चलकर देखते हैं। और मेरी एक न्यूज़पेपर वाले से भी बात हुई है, अगर हमने ये साबित कर दिया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो हमें हमारे बारे में छापेंगे और हमें बहुत सारे पैसे भी देंगे। तो इसलिए आर्यन ने ट्रेन में बैठकर रांची जाने का फैसला करा। वहाँ से वो बस में बेगम कुदार रेलवे स्टेशन जाने वाला था। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड के दादाजी ने मुझे कहा कि शुभदा, जब आर्यन ने मुझे ये सब बातें बताई तो मैंने उसे कहा कि वहाँ पर मत जाओ, सच में वहाँ पर कोई है और अब तो ट्रेन्स भी वहाँ नहीं रुकती। तब उन्हें आर्यन ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कौन सी चुड़ैल है ये जो ट्रेन के साथ भागती है, मैंने देखा है असली आत्माओं को। और ये बोलकर वो हंसने लगा। उसके बाद बात करते करते रांची आ गया और वो दोनों, मतलब कि वो दादाजी और आर्यन वहीं पर उतर गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को बाय बोला और अपने अपने रास्ते चल दिए। थोड़े दिनों बाद दादाजी को ट्रेन में एक और आदमी मिला जो कि रांची से ट्रेन में बैठा था और बहुत ज़्यादा दुखी था। और क्योंकि दादाजी की आदत है बहुत सारी बातें करने की, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया उस आदमी को कि तुम कौन हो, किधर जा रहे हो, इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तब उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैंने एक लड़के की जान ले ली। दादाजी घबराए, उन्हें लगा कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है ये। तब उनकी और क्यूरियोसिटी जागी और उन्होंने उस आदमी को पूछा। तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सूरज है। हाँ, ये वही सूरज है जो आर्यन के साथ काम करता था, उसका बॉस। सूरज ने बताया कि आर्यन उसका असिस्टेंट था और उस रात जब आर्यन बेगम कुदार रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ऑलरेडी रात हो चुकी थी। यही कोई 10 बजे का टाइम था। उसे नींद भी आ रही थी क्योंकि वो ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गया था। इसलिए वो एक बेंच पड़ी थी, वहाँ जाकर बैठ गया। उसने सोचा मैं थोड़ी देर से कैमरा सेटअप करने जाता हूँ स्टेशन के बीच, वैसे भी लोगों का कहना है कि वो औरत तो 12 बजे बाद दिखती है। अब वहाँ बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंख लग गई। कुछ घंटों बाद एक ट्रेन की आवाज़ से उसकी नींद खुली और तब उसने देखा कि रात के 1:30 बज रहे थे। वो घबरा गया और उसने उस ट्रेन की तरफ देखा, लेकिन उस ट्रेन के साथ भागती हुई कोई औरत उसे नज़र नहीं आई। उसने अपना मुंह धोया और स्टेशन पे चलने लगा, हर जगह के फोटोज़ लेने लगा। उस रात उसने कुछ 2-3 ट्रेन वहाँ से गुजरी थी, लेकिन कोई भी नहीं रुकी। उसने उन ट्रेन्स के भी फ़ोटो लिए और उन फोटोज़ में सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। अब क्योंकि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और उसे भी ये भूत प्रेत आत्माएं दिखती थी, इसलिए आर्यन को पता था कि अगर कुछ एबनॉर्मल, कुछ अलग होगा तो उसे ज़रूर फील होगा। वो वहाँ सुबह होने तक घूमता रहा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। तो उसने सुबह एक टेलीफोन बूथ से सूरज को कॉल किया और उसे बता दिया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ, आप भी देख लो, फिर हम वो न्यूज़पेपर कंपनी को सब कुछ बता देंगे और अपने
पैसे उससे हम लोग ले लेंगे। सूरज बहुत खुश हुआ क्योंकि ये न्यूज़ अगर उसने बना ली तो उसे खूब सारे पैसे मिलते। अगले दिन सूरज भी बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन के लिए निकला। तब तक आर्यन ने गांव वालों से बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक औरत थी जो ट्रेन से कटकर मर गई थी और अब वो औरत की आत्मा स्टेशन पर भटकती है। इन्हें ये भी बताया कि कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर मिस्टर धार नाम का एक स्टेशन मास्टर था तब उनकी नाइट शिफ्ट थी। उस वक्त उन्हें देखा कि स्टेशन पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी जो बारिश में भीग रही थी। तो उन्होंने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी और जैसे ही एक ट्रेन आई वो उस ट्रेन के सामने जाकर कूद गई। उसने आत्महत्या कर ली। ये देखकर स्टेशन मास्टर घबराए और उन्होंने ट्रैक्स पर जाकर देखा लेकिन वहां पर कोई लाश ही नहीं थी। फिर बारिश में उन्होंने ढूंढा लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई लाश नहीं मिली। अपने घर चले गए और कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर और उनकी बीवी उनके क्वार्टर्स पर मरे पड़े मिले। इतनी गंदी मौत, ऐसा लग रहा था कि किसी आत्मा का ही खेल है क्योंकि जिस तरह वो मरे थे ना वो सुसाइड दिख रहा था ना ही मर्डर। बहुत ही अजीब तरीके से स्टेशन मास्टर के गले पर नाखून के निशान थे जैसे कि किसी चुड़ैल ने उनका गला दबाया हो और उनका मुंह फटा हुआ मिला। उनकी आंखें बाहर निकली थी और शरीर टेढ़ा हो चुका था। उनकी बीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी बीवी के मुंह से कुछ काला सा लिक्विड निकला हुआ था जो जमीन पर गिरा था और उनके भी हाथ मुड़े हुए थे। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब भी कोई ट्रेन उस स्टेशन से निकलती है उस ट्रेन का कंट्रोल रूम से कांटेक्ट पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन कैसे? ये भी सुनने में आया आर्यन को कि वहाँ जो वो स्टेशन मास्टर की मौत के बाद भी कई लोग को रात में जाने के लिए स्टेशन पर खड़े हुए थे और उन्हें भी वहाँ वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत ट्रेन के साथ भागती हुई नजर आई। एक आदमी ने ये भी बताया कि जो भी बेगुनकुदार से ट्रेन में बैठता है वो कभी वापस ही नहीं मिलता। और ये दुर्घटना एक इंसान के साथ नहीं बल्कि उनके गांव के कई लोगों के साथ हुई थी और इसी वजह से उनके गांव के कई लोग गायब हो चुके थे। जब ये सब चीजें होने लगी तब से वो रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं जाता। आर्यन को ये भी सुनने में आया कि सुबह के वक्त कई लोगों ने किसी के चलने की आवाज़ भी सुनी थी जैसे कोई जल्दी जल्दी चल रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्टेशन मास्टर की आत्मा है जो चलती है, वहीं कई लोग ये बोलते हैं कि वो उस चुड़ैल की आत्मा है। ये सब बातें सुनकर आर्यन को काफ़ी अजीब लगा क्योंकि कल रात तो उसने कुछ भी नहीं देखा वहाँ पर। फिर वो थोड़ा और घूमा, एक जगह पर रात बिताने का बंदोबस्त करा और फिर सो गया। सुबह हुई तो सूरज वहाँ पर आ चुका था। आर्यन ने सूरज को पिछले 2 दिन से जो भी कुछ हुआ था, जो ट्रेन में हुआ, बेगमकुदार में हुआ, जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताया और सूरज ने कहा कि हम लोग आज ही रात को वहाँ पर जाकर देखेंगे कि क्या होता है। उस दिन तो सूरज और आर्यन ने पूरा दिन आराम किया। फिर यही कुछ रात के 9 साढ़े 9 बजे वो लोग टहलने निकले। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। अब 11 बजे के आसपास वो बेगमकुदार रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए थे। सूरज ने आर्यन से कहा, चलो मैंने एक स्टैंड लाया है कैमरे के लिए, वो तुम लगा लो और उससे हम फोटोज खींचेंगे। आर्यन ने कहा हाँ ठीक है। फिर दोनों सेटअप करने में बिजी हो गए। मौसम पूरा साफ था, कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन एकदम से उस वक्त कुछ अजीब सी आवाज आई जैसे कोई चल रहा हो। आर्यन ने घबराकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। वो थोड़ा आगे गया, वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे जैसे कि आंधी आने वाली हो। अभी तो मौसम साफ था एकदम, लेकिन एकदम से आंधी कैसे आ गई? सूरज ने ये सोचा। आर्यन थोड़ा तो घबराया, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उसे तसल्ली हो गई कि वहां पर कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि अब सिर्फ सूरज को ही किसी के चलने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उसके आसपास आ रहा है, लेकिन आर्यन को वो आवाज़ आई ही नहीं। ठक 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 ठक, और एकदम से वो आवाज़ कुछ 10-15 सेकंड बाद रुक गई। सूरज के हाथ पांव कांप रहे थे, उसका बदन पसीने से गीला हो चुका था, धड़कन बढ़ गई थी।
आर्यन ने पूछा, आप ठीक हो? सूरज ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें आवाज़ नहीं आई? आर्यन बोला, नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। और फिर उसने अपनी पानी की बोतल सूरज को दे दी। सूरज ने पानी पिया और आर्यन को बोला, तुम एक काम करो, अभी यहाँ ट्रेन आने वाली है, तुम उसका फोटो लो, तब तक मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। और वो वहाँ से उठकर चला गया। आर्यन भी अब कैमरे में देखने लगा और उसने आसपास के कुछ फोटोज लिए। उसने 3 फोटोज ली और फिर एकदम से कैमरा अपने आप फ्लैश हुआ, अपने आप चमका। लेकिन तब उसने कोई बटन ही नहीं दबाया था, तो ये कैसे हुआ? उसे भी अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा हो सकता है मेरी उंगली बटन से दब गई हो और मैंने नोटिस नहीं करा हो। फिर एकदम से एक ट्रेन आई और उसने उस ट्रेन की फोटो खींची। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसने देखा कि ट्रेन जैसे ही थोड़ा आगे गई, ट्रेन के साथ साथ एक औरत भी भाग रही थी, जैसे कि वो ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रही हो। और आर्यन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या सच में यहाँ पर ये आत्मा है? उसने खुद से पूछा। और फिर जैसे ही वो ट्रेन निकली, वो औरत वहाँ से गायब हो गई। कुछ सेकेंड्स ही हुए होंगे कि इतने में सूरज आ गया और उसकी आंखों के सामने जो हुआ वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। सूरज जैसे ही वापस आया, उसने आर्यन को आवाज दी और आर्यन ने उससे हाथ दिखाया, जैसे कि वो सूरज को वहां आने से रोक रहा हो। आर्यन अजीब सी आवाज में किसी से बात करने लगा, पर वहां पर उसके सामने तो कोई भी नहीं था। फिर सूरज कुछ बोल पाता इससे पहले आर्यन ने चिल्लाया, सूरज भाई, मैं वो यहाँ पर है, वो औरत यही है, मुझे दिख रही है, वो देखो पटरी पर खड़ी हुई है, वो मुझे मार देगी, वो सिर्फ लोगों की जान लेना चाहती है। सूरज को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने जाकर आर्यन को पकड़ा और कहा, यहाँ कोई नहीं है। आर्यन ने बोला, वो आपके पीछे है, मुड़ना मत, उसकी शक्ल बहुत ही अजीब है, दांत पीले हैं और वो मुस्कुरा रही है, मुझे लेकर ही जाएगी वो। नहीं, उसने ये बोला, इतने में सूरज को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और ज़मीन से कुछ 1-2 इंच ऊपर कर दिया। वो कुछ बोलता, इतने में ही जोर से एक आंधी आई और सूरज उड़ता हुआ ज़मीन पर जाकर गिरा, जैसे कि किसी ने उसको उठाकर पटका हो। वो पूरा खड़ा हो पाता इससे पहले उसने देखा कि आर्यन ने अपने गले पर हाथ रखा हुआ था, जैसे कि वो किसी को उसका गला दबाने से रोक रहा हो। उसके पाँव थोड़े टेढ़े हो गए और सूरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि आर्यन के पाँव उल्टे हो गए। उसकी गर्दन पर नाखून के निशान आ गए और उसकी आंखें बाहर आ गई। फिर वो जोर से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से कुछ काला सा निकला। सूरज भाग कर गया और आर्यन को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन की तब तक मौत हो चुकी थी। ये देखकर सूरज बहुत रोया और उसने वहीं अगले दिन बेगम कुदार में आर्यन का अंतिम संस्कार कर दिया। कई लोगों ने उसे बहुत सुनाया कि तुम लोगों को यहाँ कहा था हमने, लेकिन तुम लोग पागल लोग हो, तुम लोग मानते नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता है। ये हमने पहले ही कहा था कि बेगम कुदा रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है। उसी शाम को वो एक फ़ोटो शॉप पर गया और उसने कैमरे के रील्स निकलवाए, क्योंकि उस वक्त डिजिटल कैमरा तो नहीं होता था। उसने जब फ़ोटोज़ देखे तो वो देखकर उसके होश उड़ गए। 3 फोटोज़ तो नॉर्मल स्टेशन के ही उसके आसपास के थी, लेकिन एक फ़ोटो जो शायद अपने आप फ्लैश हुआ था, उसमें आर्यन की फ़ोटो थी और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। और आखिरी फ़ोटो में एक ट्रेन थी, उस ट्रेन में ना कोई ड्राइवर था ना कंडक्टर, तो वो ट्रेन चल कैसे रही थी? सूरज बहुत रोया कि उसने क्या कर दिया। उसने मेरे फ्रेंड के दादाजी को ये बताया कि कभी भी भूत प्रेत या आत्माएं नहीं दिखती थी, लेकिन उसने आर्यन से झूठ बोली ये बात, क्योंकि उसे समझ गया था कि वो आर्यन के थ्रू बहुत सारे पैसे कमा सकता है। ये सुनकर वो दादाजी भी बहुत डर गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने आर्यन से भी बात करी थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और ये इंसिडेंट वो आज तक नहीं भूल पाए। मुझे नहीं पता कि वो सूरज आज भी जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर वो जिंदा होगा भी तो उसे आर्यन के बारे में सोचकर बहुत अफसोस होता होगा, और शायद ये इंसिडेंट भी उसकी लाइफ का सबसे भयानक इंसिडेंट होगा। तो यार, इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता।
आप भी अगर किसी के साथ काम करने जा रहे हैं या किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान भी सूरज जैसा निकल जाए। आज भी जब कोई उस बेगमगुडा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है तो कहते हैं कि कोई उनका इंतज़ार कर रहा होता है। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। इसके बाद वाले वीडियोस में मैंने और ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताया है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कहीं आपसे कोई भी स्टोरी मिस ना हो जाए। आपके या आपके किसी अपनों के साथ ऐसा कोई भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है और आप आपकी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!